आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की बात। सबसे पहले महाकुंभ की, जिसका आज 15वां दिन है और इन 15 दिनों के भीतर 13 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। दूसरे अमृत स्नान यानी कि मौनी अमावस्या से ठीक 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह से परिवार महाकुंभ मेले में पहुंचे और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इतना ही नहीं, उन्होंने अक्षयवट और लेटे हनुमान जी के दर्शन भी किए। महाकुंभ का ये महामेला दूसरे अमृत स्नान की मेजबानी से महज 2 दिन दूर है, लेकिन इससे पहले ही यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है। घाट के घाट श्रद्धालुओं से भरे पड़े हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि संगम के इस पवित्र तट पर इन दिनों आस्था का सागर उमड़ रहा है। इन आस्थावान श्रद्धालुओं में आम लोग भी शामिल हैं और खास लोग भी। महाकुंभ पहुंचने वाले खास लोगों की इस लिस्ट में आज गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी जुड़ गया, जो संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए परिवार संग महाकुंभ पहुंचे। पहले साधु संतों से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया, उसके बाद साधु संतों के साथ ही संगम में स्नान भी किया। इस दौरान अमित शाह ने त्रिवेणी के पवित्र जल से सूर्य को अर्घ्य देकर और फिर हाथ जोड़कर भगवान भास्कर को प्रणाम किया। बैटरी की गाड़ी में सवार हैं। आगे अवधेश आनंद गिरी बैठे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हैं और अमित शाह और इनके आश्रम में पहुंचे हैं। इनके इनका जो अखाड़ा है वहां पहुंचे हैं। स्नान के बाद इन्होंने भोजन किया है, उसके पहले अक्षयवट गए और उसके बाद पूरे परिवार के साथ यहाँ आए हैं। हम ये सब के सब आज इस कुंभ में स्नान के बाद इस आश्रम में आए और उसके बाद अब यहाँ से रवानगी। स्नान के बाद पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ गंगा पूजन कराया, जिसमें उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे और मौजूद रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। इसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने संगम किनारे मौजूद अक्षयवट का पूजन किया। हिंदू धर्म में इस अक्षयवट को मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से ही पापों का नाश होता है और जीवन मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। अक्षयवट का पूजन चल रहा, परिवार के लोग जिसमें गृह मंत्री की धर्मपत्नी भी साथ में हैं और अन्य परिजन भी साथ में हैं। अब ये यहाँ से परिक्रमा करेंगे। एक बार फिर पूजन आरती हो रही है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन आरती के साथ उनकी महिमा बताई जाती है कि आखिर अक्षयवट की महिमा क्या है और पुराणों ने, रामचरितमानस ने और रामायण में इनकी कितनी महिमा बताई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जो तीर्थराज प्रयाग है, जो संगम उनका तीर्थराज प्रयाग का सिंहासन है, संगम सिंहासन बरसोहा, छत्र अक्षयवट मुनि मन मोहा। तो ये छत्र अक्षयवट है जो मुनियों का मन मोहता है और जब राजा सिंहासन पर बैठता है तो उनके चमर भी हिलते हैं। तो गंगा और यमुना के जो तरंगे हैं, चमर जमुन अरुगंग तरंगा, देखत मिटत मोह मद भंगा, और दुख दरिद्र सारे इससे इनके दर्शन करने से ही भंग होते हैं। खबर है कि गृह मंत्री के बाद प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी आने वाले दिनों में महाकुंभ में स्नान के लिए जाने वाले हैं। इनके अलावा भी अब तक कई बड़े नामी गिरामी चेहरे महाकुंभ में पहुंचकर संगम में स्नान कर चुके हैं। बड़ी बात ये कि 2 दिन बाद महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या पर होने वाला है, जिसमें 10 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में जब इतनी बड़ी संख्या में लोग संगम तट पर जुटेंगे तो उनके लिए तैयारी भी बड़े पैमाने पर की गई है। मेला प्रशासन का पूरा जोर इन दिनों बाकी बचे प्रमुख स्नानों पर श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के संगम स्नान का लाभ दिलाना है। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के इसी संगम तट पर
डुबकी लगाने की उम्मीद है। सरकार ने उसी हिसाब से इंतजाम किए हैं। जगह जगह ऐसे बहुत सारे क्षेत्र बनाए गए हैं। उन क्षेत्रों में आम जनता को अगर भीड़ बहुत ज्यादा हो जाए तो कैसे उनको कहां रोका जाए, इसके इंतजाम किए गए हैं। ये एक क्षेत्र ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जगह जगह बनाए गए हैं जहां लगभग 25-30 हजार लोगों को इकट्ठा रखा जा सकता है और इसी कतारों में वो चलते जाएंगे। यानी ऐसी कोशिश की जा रही है कि लोगों का संगम क्षेत्र में पहुंचने की रफ्तार कम हो और उनके निकलने की रफ्तार ज्यादा हो। निकलने वाले रास्ते सीधे जाते हैं और पहुंचने वाले रास्ते ऐसे ही टेढ़े मेढ़े जाते हैं और यही रास्ते हैं जो घूम घूम कर ये जो बाड़ें लगाई गई हैं इनमें लोग आएंगे और चींटी की तरह रेंगते हुए इधर से उधर वहां तक पहुंचने में उनको कम से कम 3 घंटे लगेंगे। उस 3 घंटे में बहुत सारे लोगों को वहां से निकालकर भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। महाकुंभ के इस भव्य आयोजन में शानदार ड्रोन शो और अनोखा फैशन शो भी चर्चा के केंद्र में है। सेक्टर 9 में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पंडाल में भगवान शिव पर अनूठा फैशन शो प्रस्तुत किया गया, जिसे देख शिव भक्त भाव विभोर हो गए। शिव आनंदम कार्यक्रम के तहत ये शो हुआ, जिसका उद्देश्य आज की पीढ़ी को भगवान शिव के बारे में विस्तार से बताना है। प्रयागराज से संजय शर्मा, समर्थ श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो महाकुंभ में एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी रही, वहीं दूसरी तरफ संगम की रेती पर आज साधु संतों की अगुवाई में धर्म संसद आयोजित की गई, जिसमें सनातन बोर्ड गठन के प्रस्ताव पेश किया गया, जो इस धर्म संसद में पास हो गया। इसे सनातन बोर्ड अधिनियम 2025 नाम दिया गया है। इस सनातन बोर्ड के समर्थन में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के 2 बड़े चेहरे हेमा मालिनी और सुनील शेट्टी भी उतर आए हैं। हेमा मालिनी तो आज की धर्म संसद में हिस्सा लेने के लिए प्रयागराज पहुंची थी और उन्होंने धर्म संसद में दिए अपने बयान में इस पहल की तारीफ की है। यहां से तो प्रस्ताव पारित हो गया, यहां से तो धर्म संसद ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। आगे इसको सरकार तक पहुंचाएंगे और जैसे ही सरकार प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए कभी भी बुलाएगी और उसमें कुछ संशोधन करेगी तो उस संशोधन पर भी विचार करेंगे। आज युवा संतों की यह चिंतन बैठक थी। युवा संतों के बीच में कुछ विषय रखे थे चिंतन करने के लिए, जो हिंदू समाज की बहुत आवश्यकताएं हैं। विशेष रूप से पर्यावरण है, कुटुंब प्रबोधन है, सामाजिक समरसता है, स्व का स्वाभिमान है और अच्छे नागरिक कैसे बने। इसके साथ साथ में जो विभिन्न सरकारों द्वारा हिंदू मंदिरों को अधिकृत किया गया है वह कैसे मुक्त हों। पूजा स्थल विधेयक जो हिंदुओं पर थोप दिया गया है कि हिंदू अपने मंदिरों की मांग नहीं कर सकता, यह निरस्त हो। और जो 1984 में संतों ने पहली धर्म संसद हुई थी अप्रैल 1984 में, उसमें 3 मंदिरों की मांग की थी, अयोध्या, मथुरा और काशी। उसमें से अयोध्या प्राप्त हो गया है कोर्ट के द्वारा, लेकिन वह 2 जो स्थान है काशी का और मथुरा का, वह भी हमको मिलना चाहिए। यह विषय आज की चिंतन की बैठक के थे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पद्म पुरस्कारों की। 26 जनवरी के मौके पर राष्ट्रपति ने इस बार 139 पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की और इस सूची में 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 दिग्गज हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि इस सूची में देश के करीब 30 गुमनाम शख्सियतों को उनके योगदान और उपलब्धियों के लिए जगह मिली है। ये सम्मान कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, सामाजिक कार्य, विज्ञान, तकनीक, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में असाधारण काम करने वाली हस्तियों को दिए जाते हैं। साबरकांठा के सुरेश भाई सोनी, नारायणपुर के पंडीराम, नागपुर के विलास डांगरे, आरा के भीम सिंह भावेश, मुजफ्फरपुर की निर्मला देवी और जयपुर की बेगम बतूल, ये वो कुछ गुमनाम नायक हैं जो पद्म पुरस्कार पाने वाले 139 लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। पद्म पुरस्कारों के ऐलान के बाद से ही इनके घरों में जश्न का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता इनके घरों पर लगा हुआ है।
वैसे तो 139 लोगों की इस फहरिस्त में कई बड़े और नामी चेहरे भी शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 30 गुमनाम नायकों की हो रही है। इन्हीं में से एक हैं साबरकांठा के समाज सेवी सुरेश भाई सोनी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कुष्ठ रोगियों की सेवा में लगा दिया और अब इनके बच्चे भी समाज सेवा के इसी रास्ते पर चल रहे हैं। इसके बारे में हमको बहुत बहुत खुशी हुई भारत सरकार से और से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे पापा ये अवार्ड डिजर्व करते हैं ऐसा सबको लग रहा था और हमें भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम कि आखिर में सरकार ने हमारी कदर की और मेरे पापा को ये अवार्ड के लिए पसंद किया। गुमनाम नायकों की इस लिस्ट में अगला नाम छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के रहने वाले पंडीराम हैं, जिन्होंने महज 12 साल की उम्र में अपने पूर्वजों से सीखी इस काष्ठ कला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। 68 साल के पंडीराम मंडावी पिछले 5 दशकों से बस्तर की इस सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं। पंडीराम मंडावी की खास पहचान सुलूर यानी बांस की बांसुरी के निर्माण में है, जो इस सम्मान के मिलने पर बेहद खुश हैं। मैं पहले तो बांस का बांसुरी, लकड़ी का कंघी से मैं पहले शुरुआत किया और धीरे धीरे बड़ी बड़ी मूर्ति ये भी बनाना चालू किया। और ये इंडिया में कई जगह एग्जीबिशन तो किया ही किया और विदेशों में भी मैं तीन चार कंट्री में किया हूँ। इटली 2 बार, जर्मनी 1 बार, रूस 1 बार, हॉलैंड 1 बार, ये मैं वहाँ भी एग्जीबिशन कर चुका हूँ। मेरा काम को मैं उनको सिखाऊंगा और वो काम आगे तक जीवित रहे, यही सोच रहा हूँ। पंडीराम की तरह ही मुजफ्फरपुर की रहने वाली निर्मला देवी को भी पद्म पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। निर्मला देवी ने न सिर्फ सुजनी कला को जिंदा रखा, बल्कि इसका विस्तार किया और इसे विदेशों तक पहचान दिलाई है। निर्मला देवी ने बताया कि उनकी मां जानकी देवी ने ही इस हुनर को उनको दिया और अब वो आज की पीढ़ी को ये हुनर सिखा रही हैं। सुजनी कला सुई धागे की मदद से कपड़े पर की जाने वाली अलग अलग डिजाइन की कढ़ाई को कहा जाता है। शुरू में तो 7-7.5 महिलाएं थी, लेकिन अभी तत्काल 2-2.5 महिला है जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई है। 10 मैं केवल सेवा के माध्यम से ही इस काम को करने के कारण उसके जो हकदार है वो मेरे रुग्ण ही है, पेशेंट ही है, जनता जनार्दन है। मैं दिल्ली में 42 साल एम्स जैसे हॉस्पिटल में काम कर रहा था, लेकिन आज मैं उड़ीसा में उड़ीसा लोगों को पाए और हमारा उड़ीसा का नागरिक के लिए जो सम्मान मिला, इसीलिए मैं जगन्नाथ को और हमारा उड़ीसा का नागरिक को, उड़ीसा गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धन्यवाद करूंगा। पद्म पुरस्कार पाने वाले लोगों की इस लिस्ट में लोक गायिका बेगम बतूल भी शामिल हैं, जो मांड और भजन के अलावा राजस्थानी लोक गीतों को गाने में माहिर हैं। लोक गायिका बेगम बतूल ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उन्होंने सिर्फ 5वीं तक की शिक्षा हासिल की है, लेकिन इसके बाद भी अपनी कला के दम पर उन्होंने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया है। ओ जी केसरिया भलम ओया भोसा ओ पधारो सा ओ म्हारे देश। गुमनाम नायकों के अलावा कई जाने माने चेहरे जैसे अयोध्या के भव्य राम मंदिर का डिजाइन तैयार करने वाले आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा और मशहूर साइकिल निर्माता A1 साइकिल्स लिमिटेड के चेयरमैन ओंकार सिंह पहावा को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मैं इसमें भागीदार हुआ और इसमें मेरा काम सराहनीय हुआ। ये लोगों ने प्रशंसा की कि भी बहुत अच्छा मंदिर बना है और ये इसके लिए जो मुझे पुरस्कार मिला इसके लिए खूब खूब मैं सबका आभारी हूँ।
वहीं 13 मरणोपरांत पुरस्कार भी दिए जाने का ऐलान किया गया है, जिनमें लोक गायिका शारदा सिन्हा, सुजुकी कंपनी के ओसामू सुजुकी, सुशील मोदी और मनोहर जोशी के नाम शामिल हैं। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी, नारायणपुर से मोहम्मद इमरान खान, नागपुर से योगेश वसंत, भुवनेश्वर से अजय कुमार नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां पर आज से बहुत कुछ बदल गया। इस देवभूमि में आज से यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 साल पहले जनता से किए गए वायदे को पूरा किया है। समान अधिकार लागू हो जाने की वजह से एक से ज्यादा शादियां हलाला इद्दत पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है। इसके अलावा माता पिता की विरासत यानी कि संपत्ति में भी बेटियों का बराबर हक होगा। और इसके अलावा अगर किसी को लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो अपने पिता और माता को भी बताना होगा। देवभूमि उत्तराखंड में कानूनी समानता के नए युग की शुरुआत हो गई। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जहां यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। समान नागरिक संहिता से जुड़े नोटिफिकेशन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों की मौजूदगी में जारी किया। इसके बाद बारी आई यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी बुकलेट की, जिसमें नए कानून से जुड़े नियमों का विस्तार से वर्णन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड बना न्याय की नई पहचान। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर उत्तराखंड बना देश का अभिमान। नमन करें उस धरती को जहाँ देव रमण को आते हैं। इतिहास बनाते हर दिन हम नित मार्ग नया दिखाते हैं। अरे राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण को तत्पर हम उत्तराखंड कहलाते, हम उत्तराखंड करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद लागू यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आधिकारिक निवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इसकी पहली झलक भी दिखी। समान नागरिक संहिता का साफ मतलब सभी के लिए एक कानून है, यानी उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी धर्म, जाति या लिंग के हो, सभी के लिए कानून एक ही होगा। आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है और ये केवल हमारे राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का एक पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। देवभूमि में यूसीसी लागू होने के बाद आज से उत्तराखंड में काफी कुछ बदल गया। खासकर महिलाओं के अधिकारों को मजबूती मिलना तय हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद अब विवाह का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। अब 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन हर हाल में हो जाना चाहिए। पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी पर पूरी तरह रोक है। सभी धर्म में पति और पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार होगा। किसी भी धर्म या समुदाय में संपत्ति से जुड़े मामले में बेटा और बेटी के बीच बराबर अधिकार होगा। संपत्ति बंटवारे के दौरान किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। मुस्लिम समुदाय से जुड़े हलाला और इद्दत की प्रथा पर आज से रोक लग गई है, यानी विवाह पहले चाहे किसी भी धार्मिक प्रथा के जरिए हुआ हो, तलाक केवल
न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही हो सकेगा। सभी को बच्चे गोद लेने का अधिकार होगा, हालांकि दूसरे धर्म के बच्चे गोद नहीं लिए जा सकेंगे। लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। साथ ही 18 साल से कम उम्र के लिव इन जोड़ों को अपने माता पिता का सहमति पत्र भी देना होगा। अगर लिव इन रिलेशन से किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे शादी के बाद जन्मे बच्चे की तरह सभी कानूनी अधिकार मिलेंगे। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करने के लिए एक अलग जो लिंक है वो जनरेट किया गया है। सर्विसेज में जाकर अगर आप लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो उसमें दोनों लोग यानी युवक और युवती या महिला या पुरुष जो हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं। दोनों साथ में रजिस्टर करते हैं तो उसके लिए एफिडेविट जो है वो जारी करना होता है और एफिडेविट अपलोड करने के साथ साथ अगर उम्र सीमा 18 साल से कम की है तो उनको अपने माता पिता अभिभावक का भी एफिडेविट उसमें अपलोड करना पड़ेगा। लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करने के लिए आधार कार्ड जो है वो सबसे जरूरी है और आधार को लिंक करने से ही यूसीसी के पोर्टल पे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। इसके साथ ही लिव इन को लेकर जो दूसरे कानून सामने आए हैं, लिव इन में अगर आपका जो रिलेशनशिप ब्रेक होता है तो उसको भी नोटिफाई करना जरूरी होगा। इसके साथ ही लिव इन में जो बच्चा अगर जन्मता है तो उसका भी अधिकार समान रूप से जिस तरह से शादी के बाद एक बच्चे को हक जो अपने माँ बाप की संपत्ति पे मिलता है वही हक जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में मिल सकेगा। कानून की नजर में सब समान है। हमारा संविधान भी बिना किसी भेदभाव के समता के मौलिक अधिकार की बात कहता है। लेकिन भारत में अलग अलग पंथों और धर्मों के पर्सनल लॉ यानी निजी कानून हैं, जिनकी वजह से एक समान न्यायिक व्यवस्था लागू नहीं हो पाती। व्यवस्था में इसी खामी की देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जाती रही है, पर उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने खुद पहल की। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का वादा किया था। मेरे लिए आज सच में बहुत भावनात्मक क्षण है, क्योंकि जो हमने संकल्प लिया था 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदेश के देवतुल्य नागरिकों से जो हमने वायदा किया था, आज हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। मार्च 2022 में धामी सरकार के गठन के बाद रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, जिसने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर पिछले साल फरवरी में धामी सरकार को सौंप दिया। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा में बिल पारित कर दिया, जिसके बाद पिछले साल 11 मार्च को राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी। आज समान अधिकार संहिता लागू करने के बाद उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े पोर्टल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। ucc.uk.gov.in पर उत्तराखंड में रहने वाले लोग लॉग इन कर सकते हैं और किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी प्रक्रिया को हमारे सहयोगी अंकित शर्मा खुद समझा रहे हैं। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के साथ ही उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य बन गया है और यूसीसी का पोर्टल किस तरह से काम करेगा आपको एक लाइव डेमो दिखाते हैं और उसमें बताने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या जो इसमें सेवाएं हैं, किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरह से शिकायत कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। आपको एक वेबसाइट का ओवरव्यू दिखाते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा, यानी कि ucc.uk.gov.in पर आप ब्राउजर में लॉगिन करेंगे तो इसका जो है होम पेज आएगा। इस तरीके का एक पेज आता है और उसमें कई सारी सर्विसेज आती हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज या फिर एक्नॉलेजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड मैरिज। एक्नॉलेजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड मैरिज में आपने अगर पहले रजिस्टर्ड शादी की है तो उसका सर्टिफिकेशन भी आप इस पे अपलोड कर सकते हैं और जो भी आप एक्टिविटी करेंगे उसका एक ड्राफ्ट जो है या सर्टिफिकेट जो है आपको इस डैशबोर्ड में भी दिखाई देगा। तो आपका ये पर्सनलाइज एक डैशबोर्ड होगा और ये लॉगिन करने के बाद ही आपको एक यूनिक यूसीसी की जो आईडी आपको मिलेगी, करीब 10 डिजिट्स की वो आईडी होगी और उसके आईडी से और पासवर्ड से आप इसमें लॉगिन कर सकेंगे। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन ऑफ डिवोर्स और नलिटी ऑफ मैरिज भी है, जैसे सेपरेशन के केसेस होते हैं, डिवोर्स के केसेस होते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप भी है। ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं, वुमेन्स डिटेल्स हैं, मेंस डिटेल है और इसके साथ एक डिक्लेरेशन है फॉर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, वेदर पार्टनर
रिलेटेड टू ईच अदर बिफोर द रिलेशनशिप, यानी इससे पहले भी क्या आप किसी रिलेशनशिप में थे या नहीं थे, उसका भी आपको एक प्रमाण देना है और डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी। अगर आपकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है तो उसमें आपके माता पिता का भी एफिडेविट अपलोड होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप कोई भी सर्विसेज के लिए रजिस्टर करेंगे उसके लिए आपको आधार कार्ड अपना हैंडी रखना होगा, क्योंकि आधार कार्ड के बिना आप इसमें से किसी भी सर्विसेज का फायदा नहीं उठा पाएंगे। फिलहाल ये जो इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ विल का भी है, जैसे वसीयतनामा होता है तो वसीयत को भी आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और उसको कानूनी प्रारूप दिया जाएगा। और यूसीसी पोर्टल पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करवाया है। इसके बाद उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सीएम को पहला प्रमाण पत्र भी सौंपा। उनके अलावा 5 आम नागरिकों को भी प्रमाण पत्र दिए गए हैं, जिनमें मनोज रावत नाम के एक व्यक्ति भी शामिल है, जो कि यूसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले पहले नागरिक बने हैं। मनोज की हाल ही में शादी हुई है, उन्होंने अपने विवाह का पंजीकरण करवाया है। हमारे साथ इस समय यूसीसी के रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी हैं, उनसे कहेंगे कि अपना सर्टिफिकेट दिखाएं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से उनको सर्टिफिकेट जो है वो दिया गया है, प्रस्तुत किया गया है। इसमें पूरा रजिस्ट्रेशन और उनका शादी का रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाया, जिसमें यूसीसी का उनको सर्टिफिकेट भी मिला है। मनोज जी, आपने जो रजिस्टर किया तो सबसे पहले क्या क्या चीजें आपके सामने आई जब आपने रजिस्टर किया, वेबसाइट से लेकर या फिर जो दूसरी चीजें थी जब आपको पता चला कि यूसीसी पे रजिस्टर करना है, तो क्या ख्याल आया? थोड़ा मन में डर सा रहा होगा कि कैसे करेंगे रजिस्टर, क्या करेंगे? हाँ, शुरुआती टाइम में ऐसा है कि कैसे फिल करेंगे, कैसा होगा, लेकिन हम फिल करते रहे नॉर्मल फॉर्म की तरह ही। इसमें अपना डिटेल हमने सब फिल करा और ऐसा कुछ बाद में दिक्कत सी नहीं लगी, फिर इजी लगा। और बाद में फिर हमने अपना फॉर्म फिल करा, अपनी वाइफ की डिटेल डाली, अपनी डिटेल डाली, फ़ोटो अपलोड, बाकी सब जो हम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं वो सब मांगी, डॉक्यूमेंट मांगे, वो सब हमने फिल करते रहे। फिर लास्ट में हमें बहुत इजी लगा, ऐसा कुछ लगा नहीं कि बहुत टफ होगा या बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो बहुत इजी है, यूसीसी में जो फॉर्म फिल आ रखे हैं ये बहुत इजी फॉर्म। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।